टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम नेट के पाठ्यक्रम में संकलित इकाई 5 की कविता के अंतर्गत मोची राम कविता की व्याख्या करेंगे। तो आइए, प्रस्तुत है यह कविता जिसके रचनाकार सुदामा पांडे धूमिल जी हैं। धूमिल दृढ़ जन प्रतिबद्धता के कवि हैं। युवा कविता के अग्रणी कवि धूमिल के काव्य में एक खास प्रकार का आक्रोश दिखाई पड़ता है। वे पेशे से एक कलर्क थे और स्वभाव से अक्षर और धुन के पक्के। उनकी कविताओं में उनका स्वभाव उनकी भाषा की शक्ति बन गया। संसद से सड़क तक और कल सुनना मुझे उनकी प्रसिद्ध काव्य कृतियाँ हैं। पाठक के मानस को झकझोरने वाली एवं तीखी किंतु परिचित भाषा में रची गई धूमिल की कविता सत्य को बेबाक चित्रण करती है। अन्य कवियों की अपेक्षा इनकी कविताएं अधिक उज्जर, मुंहफट एवं ढीठ ढंग की है, और यह उज्जड़पन आकस्मिक इसलिए नहीं लगता चूँकि धूमिल की कविता का संसार धूमिल के निजी और वैयक्तिक स्वभाव एवं बर्ताव का वह संसार है जिसके सहारे वह पूरे परिवेश के मिजाज को परखता है और उसके साथ पेश आने के लिए अपने सामाजिक चेहरों की रेखाएं संभालता हुआ कविता के इलाके के अंदर दाखिल होता है। संसद से सड़क तक धूमिल का काव्य संग्रह नई कविता की उपलब्धियों में परिगणित किया जा सकता है। इस संग्रह के अंतर्गत पटकथा, मोची राम तथा मुनासिब कार्रवाई धूमिल की महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। संसद से सड़क तक में संकलित लगभग आरंभ से लेकर अंत तक की सभी रचनाएं सत्य का उद्घाटन निर्भीकतापूर्ण करती है। तो आइए, प्रस्तुत है यह कविता। रापी से उठी हुई आंखों ने मुझे क्षण भर टटोला और फिर जैसे पतियाए हुए स्वर में वह हंसते हुए बोला, बाबूजी, सच कहूँ मेरी निगाह में ना कोई छोटा ना कोई बड़ा है। मेरे लिए हर आदमी एक जोड़ी जूता है जो मेरे सामने मरम्मत के लिए खड़ा है। और असल बात तो यह है कि वह चाहे जो है, जैसा है, जहाँ कहीं है। आजकल कोई आदमी जूते की नाप से बाहर नहीं है। फिर भी मुझे ख्याल रहता है कि पेशेवर हाथों और फटे जूतों के बीच कहीं ना कहीं एक आदमी है जिस पर टाँके पड़ते हैं, जो जूते से झांकती हुई अंगुली की चोट छाती पर हथौड़े की तरह सहता है। यहाँ तरह तरह के जूते आते हैं और आदमी की अलग अलग नवैयत बतलाते हैं। सबकी अपनी अपनी शक्ल है, अपनी अपनी शैली है। मसलन एक जूता है। जूता क्या है? चकतियों की थैली है। इसे एक आदमी पहनता है जिसे चेचक ने चुग लिया है। उस पर उम्मीद को तरह देती हुई हंसी है, जैसे टेलीफोन के खंबे पर कोई पतंग फंसी है और खड़खड़ा रही है। बाबूजी, इस पर पैसा क्यों फूंकते हो? मैं कहना चाहता हूँ, मगर मेरी आवाज़ लड़खड़ा रही है। मैं महसूस करता हूँ भीतर से एक आवाज़ आती है, कैसे आदमी हो, अपनी जाति पर थूकते हो। आप यकीन करें, उस समय मैं चकतियों की जगह आंखें ताकता हूँ और पैसे में पड़े हुए आदमी को बड़ी मुश्किल से निभाता हूँ। एक जूता और है जिससे पैर को नांग कर एक आदमी निकलता है सैर को। ना वह अक्लमंद है, ना वक्त का पाबंद है। उसकी आंखों में लालच है, हाथों में घड़ी है। उसे जाना कहीं नहीं है, मगर चेहरे पर बड़ी हड़बड़ी है। वह कोई बनिया है या बिसाती है, मगर रोब ऐसा कि हिटलर का नाती है। इसे बांधो, उसे काटो, हियाँ ठोको, वहाँ पीटो, घिसा दो, आइसा चमकाओ, जूते को एना बनाओ। उफ, बड़ी गर्मी है। रुमाल से हवा करता है, मौसम के नाम पर बिसुरता है। सड़क पर आतियों जातियों को बानर की तरह घूरता है। गरज यह कि घंटे भर खटवाता है, मगर नामा देते वक्त साफ नट जाता है। शरीफों को लूटते हो, वह गुर्राता है और कुछ सिक्के फेंक कर आगे बढ़ जाता है। अचानक चिहुक कर सड़क से उछलता है और पटरी पर चढ़ जाता है। चोट जब पेशे पर पड़ती है तो कहीं ना कहीं एक चोर कील दबी रह जाती है, जो मौका पाकर उभरती है और अंगुली में गड़ती है।
मगर इसका मतलब यह नहीं है कि मुझे कोई गलत फहमी है। मुझे हर वक्त यह ख्याल रहता है कि जूते और पेशे के बीच कहीं ना कहीं एक अदद आदमी है जिस पर टाँके पड़ते हैं, जो जूते से झांकती हुई अंगुली की चोट छाती पर हथौड़ी की तरह सहता है। और बाबूजी, असल बात तो यह है कि जिंदा रहने के पीछे अगर सही तर्क नहीं है तो राम नामी बेचकर या रंडियों की दलाली करके रोज़ी कमाने में कोई फ़र्क नहीं है। और यही वह जगह है जहाँ हर आदमी अपने पेशे से छूटकर भीड़ का टमकता हुआ हिस्सा बन जाता है। सभी लोगों की तरह भाषा उसे काटती है, मौसम सताता है। अब आप इस बसंत को ही ले लो, यह दिन को तांत की तरह तानता है। पेड़ों पर लाल लाल पत्तों के हजारों सुकतल्ले धूप में सिजने के लिए लटकाता है। सच कहता हूँ, उस समय रापी की मूठ को हाथ में संभालना मुश्किल हो जाता है। आँख कहीं जाती है, हाथ कहीं जाता है। मन किसी झुंझलाए हुए बच्चे सा काम पर आने से बार बार इनकार करता है। लगता है कि चमड़े की शराफत के पीछे कोई जंगल है जो आदमी पर पैर से वार करता है, और यह चौंकने की नहीं, सोचने की बात है। मगर जो जिंदगी को किताब से नापता है, जो असलियत और अनुभव के बीच खून के किसी कमज़ात मौके पर कायर है, वह बड़ी आसानी से कह सकता है कि यार तुम मोची नहीं, शायर है। असल में वह एक दिलचस्प गलतफहमी का शिकार है, जो वह सोचता कि पेशा एक जाति है और भाषा पर आदमी का नहीं, किसी जाति का अधिकार है, जबकि असलियत यह है कि आग सबको जलाती है, सच्चाई सबसे होकर गुजरती है। कुछ हैं जिन्हें शब्द मिल चुके हैं, कुछ हैं जो अक्षरों के आगे अंधे हैं। वे हर अन्याय को चुपचाप सहते हैं और पेट की आग से डरते हैं, जबकि मैं जानता हूँ कि इनकार से भरी हुई एक चीख और एक समझदार चुप, दोनों का मतलब एक है। भविष्य गढ़ने में चुप और चीख अपनी अपनी जगह एक ही किस्म से अपना अपना फर्ज अदा करते हैं। मोचीराम धूमिल की अत्यंत चर्चित कविता है। इसका कथ्य और शिल्प अत्यंत धारदार एवं मर्मभेदी है। बिंबों की सजीवता और सघनता के साथ भाषा और संवाद शैली का अनूठापन इस कविता को मारक क्षमता से युक्त कर देता है। बिंबों में नाटकीय तत्वों के समावेश से कविता अत्यंत ऊर्जस्वित हो जाती है। कविता का आरंभ भी नाटकीय शैली में होता है। जूतों पर रौंपी से काम करते हुए मोचीराम ने निगाह उठाकर देखा, कुछ क्षण टटोला और विश्वास के साथ हंसते हुए कहा, बाबूजी, मेरी निगाह में ना कोई आदमी छोटा होता है और ना कोई बड़ा। मेरे लिए तो वह मात्र एक जोड़ी जूता है जो मरम्मत के लिए आया है। सच तो यह है कि आज कोई भी आदमी क्यों ना हो, वह जैसा है, जैसा और जहाँ कहीं भी हो, अपने जूते के नाप के बाहर नहीं है। फिर भी मुझे यह सदैव ख्याल रहता है कि पेशेवर हाथ और मरम्मत के लिए आए फटे जूते के बीच एक संतुलन का रिश्ता होना चाहिए। आवश्यकता दोनों तरफ है और उसके बीच एक अदद आदमी रहता है जो अत्यंत मजबूर है। इसी अदद आदमी पर सुए और टाँके पड़ते हैं। यह आदमी फटे जूते से झांकती अंगुलियों की चोट को उसी तरह सहन करता है जैसे सीने पर कोई हथौड़े से चोट मार रहा हो। यहाँ फटे जूते वाले लोगों की आर्थिक बदहाली के कारण विवश मानसिकता की मार्मिक व्यंजना है। एक जूते की खराब हालत देखकर उसके पहनने वाले व्यक्ति की निरुपाय स्थिति को देखकर मोचीराम कहता है, बाबूजी, यहाँ तरह तरह के जूते आते हैं, अर्थात विभिन्न हालात के जूते आते हैं जिनकी स्थिति वस्तुतः उनके मालिक की स्थिति होती है। उदाहरण के लिए मेरे पास एक ऐसा जूता मरम्मत के लिए आया है जो जूते की शक्ल से अधिक गठे हुए चकत्तों की थैली लाता था। मैंने देखा कि जूते का भी एक चेहरा पहनता है। क्या बताऊं बाबूजी, उस चेहरे पर चेचक के गहरे निशान थे। फिर भी उसके खुरदरे चेहरे पर आशा भरी हंसी जाती थी। उम्मीदों की ये हंसी उसी प्रकार फड़फड़ा कर अभिव्यक्त होती थी जैसे कोई कटी पतंग किसी टेलीफोन के खंभे पर फंस जाए और हवा के हल्के झोंके से भी वह फड़फड़ाती हुई वहीं फंसी रह जाती है।
यहाँ कवि ने विवश परिस्थिति, मुखाकृति आदि बिंबात्मक भाषा में व्यक्त किया है। मोचीराम कहता है कि मैंने उस फटे जूते पर पैसा खर्च न करने की सलाह देते हुए कहा कि बाबूजी, इस पर व्यर्थ में पैसा क्यों फूंकते हो। कहने को तो मैं कह गया, किंतु कहकर स्वयं ही उसकी मजबूरी को अनुमान करके लज्जा और संकोच का अनुभव करने लगा। कहते हुए मेरी आवाज़ मानो लड़खड़ा रही हो, क्योंकि मेरी अंतरात्मा मुझे टोकती सी लग रही थी, जो कह रही थी कि अपनी ही जाति के मानस की इस प्रकार अवहेलना ना कर। भाव यह कि उसकी व्यवस्था का ध्यान कर और उसका काम करा। विश्वास कीजिए बाबूजी, उन जूतों पर चकतियाँ नहीं, अपनी आंखें ताकता हूँ। इस पेशे को निभाते हुए मेरी व्यवस्था भी कुछ ऐसी है, अपने जैसों के साथ मुश्किल से निभा पाता हूँ। सच तो ये है कि वही जानता है जिस पर बीतती है। आर्थिक बदहाली में जीने वाले और संपन्न जीवन जीने वाले के जूते में अंतर है, उनके तहजीब में भी अंतर है। समाज का संपन्न वर्ग मेहनतकश पेशेवर को हिकारत से देखता है। मोचीराम ऐसे वर्ग से भी रूबरू होता रहता है। वह कहता है कि एक अन्य वर्ग के आदमी के पैर का जूता भी मैं ठीक करता हूँ, लेकिन उस पैर से आदमी के पैर सदा लांघते रहते हैं। भाव यह है कि उसका अहंकार उसके व्यवहार पर हावी रहता है। यह आदमी अपनी इस अहंकार वृत्ति के साथ सैर को निकलता है। मेरे निगाह में वह आदमी ना तो बुद्धिमान है और ना समय की पाबंदी कर पाना उसकी आदत। तथापि उसके हाथ में घड़ी बंधी होती है। जीवन के प्रति बगैर किसी दृष्टिकोण अपनाए वह इधर उधर चलता फिरता है। उसे ना कहीं जाना है ना आना, उसका कोई गंतव्य नहीं। फिर भी जल्दबाजी में रहना उसकी फितरत है। मेरी दृष्टि में वह केवल अपनी लोभ-हानि सोचने वाला बनीय लगता है, या बिसाती की दुकान चलाने वाला दुकानदार। ऐसी मानसिकता और आचरण करने पर भी वह रोब ऐसा झाड़ता है मानो हिटलर का वंशज हो। उसके रोब झाड़ने का तरीका भी अजीब है। हुक्म चलाने के अंदाज में बोलता है, मेरे जूते में इस हिस्से को बांध दो और हिस्से को काट दो, कील यहाँ ठोको और वहाँ पीट दो, पॉलिश बुरुश से ऐसा रगड़ो कि जूता चमक उठे और ऐनक जैसा दिखे। ऐसा कहते कहते फिर वह मौसम को कोसते हुए बोलने लगता है, उफ, बड़ी गर्मी है। कहते कहते रुमाल से हवा करते हुए आने जाने वालों को ऐसे देखता है मानो कोई बंदर देख रहा हो। क्या बताऊं, थोड़े से काम में घंटा भर लगा देता है, किंतु मजदूरी देने के नाम पर चौंकता है, मुकरता है और गुर्राने की सी आवाज़ में कह उठता है, लूट मचा रखी है, शरीफ आदमियों को लूटते हो। और ऐसा कहते हुए मजदूरी से बहुत कम कुछ सिक्के फेंक कर आगे बढ़ जाता है और देखते ही देखते वह सड़क पर चिहुकता हुआ उछलकर पटरी पर चलने लगता है। बाबूजी, मजदूर के लिए जो चोट उसके पैसे या मजदूरी पर पड़ती है, तो उसके सीने पर कहीं न कहीं कील चुभ जाती है, तो उसकी कसक या झाँ की कोई न कोई चार कील जूते में बिना ठुकी हुई रह जाती है, जो मौका पाते ही उभर कर कम मजदूरी देने वाले की अंगुली में चुभने लगती है। यही हमारी नियति है। उक्त कथन के बाद मोचीराम में दार्शनिकता आ जाती है। दार्शनिकता से प्रभावित स्वर में वह कहता है कि मेरे ऐसे कहने या सोचने का यह अर्थ नहीं है कि मुझे अपने सोच या व्यवहार में कोई गलतफहमी हुई हो। मैं हर समय अपने काम और पेशे के बीच एक संतुलन बनाए रखता हूँ। मेरे वैचारिक संतुलन का केंद्र बिंदु जूते और वेश के बीच आदमी को देखना है। मुझे दिखाई देता है कि जो एक अदद आदमी जूते में से झांकता दिखाई देता है, वास्तव में उसी पर रापी, सूझा और सूत के टाँके पड़ते हैं। वही हथौड़े की चोट अपने जूतों में से झांकती अंगुली के रूप में सीने पर सहन करता रहता है। सच तो यह है कि जिंदा तो सभी रहते हैं, किंतु जिंदा रहने वालों की वृत्ति में जिंदा रहने की नीयत सही नहीं है। जिनका रहना अगर तर्क संगत नहीं है, तो वैसे जिंदगी बेमानी है। ऐसे जीवन के लिए रोजी रोटी का साधन कुछ भी हो सकता है, चाहे वह पेशा रामनामी दुपट्टा बेचकर जीविका चलाने का हो,
अथवा रंडियों की दलाली से प्राप्त रुपये से हो। भाव यह है कि सही जीवन जीने के लिए सही पेशा का होना ज़रूरी है। जहाँ जीने का कोई लक्ष्य नहीं, वहाँ रुपया का कमाने का साधन कुछ भी हो सकता है। साधन और साध्य के लक्ष्य भ्रष्ट होने पर पैसे की वृत्ति को ध्यान में न रखने के कारण हर आदमी भीड़ में टपकता हुआ एक हिस्सा बनकर रह जाता है। सभी भेड़ चाल आदमियों की तरह ऐसे आदमी को भी समय की भाषा काटती रहती है। भाव यह कि लक्ष्य भ्रष्ट व्यक्ति काल चक्र की गति के सामने सदैव विवश और हारी हुई नियति प्राप्त करता है। आदमी चाहे किसी वर्ग का क्यों ना हो, उसके भीतर सौंदर्य वृत्ति छिपी रहती है जो अनुकूल परिस्थिति में सामने आती है। प्रकृति का बदलता रूप इस वृत्ति का बोधक होता है। मौसम बदलता है, ऋतुएं अपना प्रभाव छोड़ती है, मनुष्य का मन बोध उसे ग्रहण करता है, लेकिन पेशेवर आदमी इस मौसम में बेचैनी महसूस करता है। इस स्थिति को उजागर करते हुए मोचीराम कहता है, बाबूजी, मौसम का प्रभाव सब पर पड़ता है। इस वसंत मौसम को ही लो, यह दिन के प्रभाव को तांत की तरह तानता है, जिससे मन पर टंकार जैसी कसक होती है। यह मौसम पेड़ों को भी नहीं छोड़ता। उन पर लगे हजारों लाल लाल पत्ते कोपलों कलियों का धूप में तपने या सिजने के लिए लटका देता है। क्या बताऊं बाबूजी, वसंत का प्रभाव मेरे मन पर भी पड़ता है। ऐसे में रॉपी की मूठ पकड़कर उसे संभालना और उससे काम करना मुश्किल हो जाता है। ध्यान कहीं रहता है और हाथ कहीं चला जाता है। मन काम करने में नहीं लगता है। मन की स्थिति कुछ ऐसी होती है मानो झुंझलाए हुए बच्चे को जबरन काम पर भेजा जा रहा हो, वह बार बार इनकार कर रहा हो। ऐसा प्रतीत होता है जैसे मेरी इस त्वचा की सराफत के पीछे कोई जंगल है, जिस पर इस वसंत के मौसम में मदमस्त पेड़ के माध्यम से हमला किया जा रहा हो। यह सुनकर चौंकिए नहीं। वस्तुतः यह बात सोचने और विचारने की है। आखिर हम भी तो इंसान हैं, हमारी भी आकांक्षाएं हैं। जीवन किसी लिखित फॉर्मूले पर नहीं चलता। जो जीवन को किसी फॉर्मूला से परखता है अथवा जो वास्तविकता और अनुभव के बीच खून के संबंध को महत्व देता है, वस्तुतः वह मौके पर अपनी बहादुरी ना दिखाकर कायरता का भाव ही प्रकट करता है। ऐसा व्यक्ति तो मुझ जैसे मोची को भी शायर कह सकता है, पर वास्तव में वह गलतफहमी का शिकार है, क्योंकि उसने पूर्वाग्रह पाल रखा है कि पेशा ही जाती है। इस धारणा के कारण ही यह प्रचलित है कि किसी भाषा पर किसी जाति का अधिकार है। सच तो यह है कि किसी भाषा पर किसी जाति का अधिकार नहीं होता। यह सत्य ठीक वैसा ही जैसा कि आग सबको जलाती है, सच्चाई सबके भीतर से होकर गुजरती है। यह दीगर बात है कि कुछ ने शब्द अर्जित कर लिया है तो कुछ के सामने काला अक्षर भैंस के बराबर है। भाव यह कि वे अक्षरों के सामने स्वयं अंधे हैं। अक्षर ज्ञान रहित अनपढ़ लोग हर जुल्म को सहने के लिए विवश हैं। कारण स्पष्ट है, वे अपने पेट की आग से डरते हैं। अन्याय के विरुद्ध बोलने से रोटी के लाले न पड़ जाए। यहाँ मोचीराम अपना अनुभव बयान करता है। मेरी यह मान्यता है कि चीख भरी इंकार और समझ बूझ कर चुप रहने का अर्थ एक ही है। चीख की और चुप रहने की ये दोनों स्थितियाँ अपने अपने ढंग से अपनी अपनी जगह भविष्य निर्माण का कार्य करते हुए अपनी भूमिका निभाती है। चीख और चुप्पी दोनों का महत्व है, लेकिन इन दोनों का निर्वाह करने वाले वर्ग अलग अलग हैं। संसद से सड़क तक धूमिल की कविताओं का प्रतिनिधि संकलन है, जिसमें उनकी 1966 से लेकर 1970 के बीच की कविताएं संकलित हैं। इसका प्रकाशन 1972 में हुआ था और इसमें कुल 25 कविताएं हैं। इस संग्रह की कविताओं की मूल चिंता आज़ादी और जनतंत्र की दुखस्था अथवा असफलता प्रतिक्रिया व्यक्त की है। इस संकलन की 10वीं कविता है मोचीराम। इस कविता की विशेषता बतलाते हुए प्रोफेसर नंदकिशोर नवल लिखते हैं, मोचीराम उनकी कविता में आम आदमी का प्रतिनिधि है, जिसमें अनेक खूबियां हैं। एक तो वह हमेशा याद रखता है कि पेशेवर हाथों और फटे हुए जूतों के बीच कहीं ना कहीं एक आदमी है। दूसरे, वह गरीब और अमीर का भेद भी समझता है।
तीसरे उसकी मान्यता है कि जिंदा रहने के पीछे अगर सही तर्क नहीं है तो राम नामी बेचकर या रंडियों की दलाली करके रोजी कमाने में कोई फर्क नहीं है। और चौथे, वह निरक्षर होते हुए भी विद्रोही है, क्योंकि अंत में वह कहता है, मैं जानता हूँ कि इनकार से भरी हुई चीख और एक समझदार चुप दोनों का मतलब एक ही है। खास बात यह है कि मोचीराम प्रकृति से बहुत संवेदित हैं। मोचीराम वसंत को एक मोची की दृष्टि से देखता है, लेकिन उसके सौंदर्य का उसके मन पर जो प्रभाव पड़ता है वह वाकई उसके पेशे से अलग कर देता है। धूमिल ने सरल ढंग से उस पर वासंती प्रकृति के मादक प्रभाव का विलक्षण वर्णन किया है। विवेच्य कविता की कलात्मकता को देखते हुए धूमिल को वक्तव्य अथवा सपाट बयानी का कवि आंशिक रूप में ही स्वीकार किया जा सकता है। इस कविता बिंबों की बुनावट और मुहावरों का प्रयोग जिस स्तर पर हुआ है उससे धूमिल नई कविता की सरणी पर कविता रचने वालों से अलग और विलक्षण दिखाई पड़ते हैं।